अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी आपने कैसे कवर करना है। लाइक आपको ये क्रिमिनोलॉजी कैसे मार्क्स देगी, किस किस तरह आपने चीज़ों को अटैम्प्ट करना है। और हम अपना फर्स्ट सेक्शन जो है ना इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर ऐसे ही जो है ना एक एक सेक्शन की वीडियो बना दूंगा, उसमें जितने चैप्टर होंगे जितनी चीज़ें होंगे वो हम सारे जो है ना गो थ्रू कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 यानी कि 4 वीडियो में आपकी ये क्रिमिनोलॉजी जो है ना एक दफ़ा क्लियर हो जाएगी। आपको इसकी कोई टेंशन नहीं होगी कि मतलब बेसिक कंसेप्ट ईटीसी सब कुछ कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग करते हैं अपने स्टार्ट अपना लेक्चर और देखते हैं कि सेक्शन 1 को। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है ना ये मार्क्स कैसे देता है, आपने मार्क्स कैसे गेट करने हैं। तो अगर वैसे बात की जाए ना, अगर क्रिमिनोलॉजी आप इस लेक्चर ये लेक्चर देख लें, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको ये फैक्ट बुक्स वगैरह, तो वो अच्छी तरह कर लें रिवाइज। आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, उनको उनसे ज़्यादा आपने मार्क्स कैसे गेट करने हैं और किस किस तरह आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन लेक्चर्स की बात की जाए ना, मेरे लेक्चर ही आप देख लें और इनको चीज़ों को अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर लें और बेसिक एमसीक्यूज देख लें, तो आपके एमसीक्यूज अगर 20 है ना, उसमें से 12 से 13 आपके एमसीक्यूज जो है ना ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन आपका कोई रॉन्ग ना हो। लाइक जो जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है वो एक्यूरेट डाटा हो, आपने कोई डाटा जो है ना गलत नहीं करना। तो आपके 20 में से 12, 20 में से 10, 20 में से 10, 10 12 बिल्कुल बेसिक जो सिर्फ हम आपके पास कंसेप्ट होगा सिर्फ वो आपने इंप्लीमेंट कर देना। कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। अगर रॉन्ग रॉन्ग अटैम्प्ट किया, पूरे 12 के 12 नंबर इधर से गायब हो जाएंगे। अगर दूसरा एक और रॉन्ग हो गया, 10 नंबर उधर से गायब हो जाएंगे। तो स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा सिर्फ आपके रॉन्ग अटैम्प्ट करने की वजह से। अगर आप बेसिक के साथ कुछ अटैम्प्ट करते हैं तो 44 आपके मार्क्स इधर से आ जाएंगे 4 क्वेश्चन में से। 12 to 13 आपके आ जाएंगे एमसीक्यूज से। और इस तरह ये टोटल आपके 56 से 57 मार्क्स जो है ना बन जाएंगे। लेकिन ये जो 56 to 57 है, ये आपके मतलब पासिंग के लिए तो ठीक है, गुड, लेकिन अच्छे मार्क्स में कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि ऑप्शनली वो सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपने जो है ना एलोकेशन तक जाना होता है। तो एलोकेशन तक जाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको थ्योरीज के नेम्स अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगी उनके बारे में अच्छी तरह याद करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड बुक्स आपको याद करनी पड़ेंगी। कुछ सीआरपीसी पीपीसी के कोड्स वगैरह जो होते हैं, फॉर एग्जांपल किस किस क्रिमिनल एक्ट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है। इस तरह की चीज़ें जब आप अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा एनालिटिकल डेप्थ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको नॉलेज पता है वो मैंने बता दिया, उसके बाद आप थिंक कर बताएंगे कि ये थ्योरी ये बताती है, उसके अगेंस्ट ये थ्योरी ये बताती है। लेकिन आजकल के हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयाँ ये हैं जो आप रियल टाइम में चीज़ें फेस कर रहे हैं। और उसके बाद रियल टाइम पे एग्जांपल्स, वो जब आप कोड करेंगे ना तो आपके इजीली मार्क्स जो है ना इधर से इंप्रूव होके, फॉर एग्जांपल एवरेज प्रिपरेशन जो अभी मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपके 55 to 58 तो इधर से कवर आ जाएंगे। थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आपको क्वेश्चन की और अच्छा करना पड़ेगा, उनको फैक्ट एंड फिगर ऐड करने पड़ेंगे, कुछ डायग्राम्स वगैरह, कुछ आपको फॉर एग्जांपल ये जो होते हैं चार्ट्स वगैरह, ये आप ऐड करेंगे तो इजीली आपके आ जाएंगे फिर 65 to 68। और अगर गुड ग्रिप आपकी होगा ना थ्योरीज के ऊपर और करंट सिनेरियोज का आपको पता हो, उसके अंदर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्सेस और जितने इंडेक्सेस वगैरह, फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ऑलरेडी ये शेयर किए हुए हैं जो कि रैंकिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स और एक फैक्ट के साथ बात करेंगे तो 72 to 80 मार्क्स आपके जो है ना इजीली आ सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ये मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग चलें आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं स्टोरी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इंट्रोडक्शन में देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम। क्राइम, दूसरे नंबर पे क्रिमिनलिटी, तीसरे नंबर पे बिहेवियर। ये 3 चीज़ें कर लो, आपका पहला चैप्टर खत्म है। क्राइम को इजीली अंडरस्टैंड कर लो, क्राइम एक्चुअली में होता क्या है, क्रिमिनलिटी एक्चुअली में होती क्या है, और क्रिमिनल बिहेवियर। इस पूरे चैप्टर में ये 3 चीज़ें हैं। आपको माइंड के जब भी मैं आपसे पूछूंगी आपको पहले चैप्टर में क्या है, आपके माइंड में सिर्फ ये 3 चीज़ें आ जानी चाहिए, क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल बिहेवियर, इसके अलावा नथिंग एल्स। तो देखते हैं इन चीज़ों को। तो एक आदमी ने चोरी की, चोर वो बन चुका है, उसने चोरी कर ली है, वो हो गया क्राइम उसने कर दिया। अब शहर में चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, मतलब जो चोरियां हैं ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये क्रिमिनलिटी है। बहुत ज़्यादा चोरियां जो है ना कर हो रही हैं। और चोर का तरीका, प्लानिंग, उसकी आदत, ये क्रिमिनल बिहेवियर है। कैसे है आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरह है। What is criminology? Term criminology was coined by जो है राफेल ग्राफेलो in 1885। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि क्रिमिनोलॉजी की टर्म किसने जो है ना कॉइन की थी। वो इसकी बुक थी क्रिमिनोलॉजी का। मैं आपको बुक्स भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। क्रिमिनोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, नॉट मोरल एंड जजमेंट।
जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम है ना, उसको हम जो है ना क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। कोई मोरल एंड जजमेंट के रिलेटेड नहीं होती। और ये आपने एमसीक्यूज बड़े अच्छे से याद करना है कि लम्ब्रोसो ने एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या जाता है कि जो सीजर लम्ब्रोसो ने जो है ना क्रिमिनोलॉजी की टर्म जो है क्वाइन की थी, उसने नहीं थी कि एक ग्राफेलो ने जो है ना क्वाइन की थी। ये आपने एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट अपने जेन में रख लेना है। अब फाउंडिंग फादर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो उसमें सीजर बुकैरिया है। ये 1764 में इसने फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल्स को कहा जाता है। उसकी बुक कौन सी थी? ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट। दूसरे नंबर पे सीजर लम्ब्रोसो 1876, फादर ऑफ पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी। बुक कौन सी है? लो मोडेलियन क्वेंट। उसके बाद एडविन एच सुदरलैंड 1939, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। बुक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये देखिए, ये तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप कोई भी डिफाइन करने लगेंगे ना, अगर इन चीज़ों को आप कोट करते जाएंगे अपने आंसर के अंदर, तो आपकी वो जो 55 से 60 वाली लाइन है ना, वो अबाव होती जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपल सिंपल टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, वो ही आपकी 50, 55, 60 की रेंज में आप रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर फैक्ट करें, ऐड करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें, मतलब एनालिटिकल थ्योरीज वगैरह, या उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल देंगे, आपके मार्क्स आएंगे। क्यों नहीं आएंगे आपके मार्क्स? उसके बाद मीनिंग ऑफ क्राइम। क्राइम इज, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्राइम। एक्चुअली में हम अंडरस्टैंड करें कि क्राइम है क्या। तो क्राइम इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्रिमिनल लॉ, यानी कि वो लॉ के अगेंस्ट है, उसे हम क्राइम कहते हैं। क्राइम इज लीगल कंसेप्ट बट नॉट मोरल और रिलीजियस। ये रिलीजियस भी नहीं है, मोरल भी नहीं है, ये एक लीगल कंसेप्ट है। ऑल क्राइम्स आर इमोरल बट नॉट ऑल इमोरल एक्ट्स आर क्राइम। इससे क्या मतलब है? जितने भी क्राइम है ना, वो इमोरल तो हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इमोरल एक्टिविटीज है ना, वो क्राइम नहीं हो सकती। आपने इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखना है। दूसरे नंबर पे, ये पहला हमारा ये वाला पार्ट क्राइम वाला हो गया अंडरस्टैंड, हमें क्राइम का पता चल गया क्राइम एक्चुअली में क्या है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी क्या है? क्रिमिनलिटी रेफर टू द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ क्राइम इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो पैटर्न यूज हो रहे हैं क्राइम के, या किस तरह के वो क्राइम्स होते हैं, उसको कहते हैं क्रिमिनलिटी। इट इज़ मेजर्ड थ्रू क्राइम रेट, नॉट इंडिविजुअल एक्ट। ये इंडिविजुअल एक्ट के जरिए नहीं अंडरस्टैंड की जाती, ये पूरे क्राइम रेट के जरिए जो है ना की जाती है। जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी कि क्रिमिनलिटी एक्चुअली में होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाई रोबरी रेट इन कराची। इसका मतलब है क्रिमिनलिटी कराची में बहुत ज़्यादा हाई है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि कराची जो है ना, अभी भी आज भी देखें तो कराची में क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं क्रिमिनलिटी उधर बहुत ज़्यादा है। एमसीक्यूज किस तरह पूछ सकता है? क्राइम इज इक्वल टू सिंगल एक्ट, क्रिमिनलिटी सोशल लेवल पे होती है। क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है? क्रिमिनल बिहेवियर रेफर टू कंडक्ट एंड एक्शन ऑफ इफेंडर। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई क्राइम आर कमिटेड। ये बताता है क्राइम कैसे जो हुआ था और वाई, क्यों क्राइम हुआ था। अब हमने सबसे पहले क्राइम को स्टार्ट किया कि क्राइम एक्चुअली में क्या था। क्रिमिनलिटी को अंडरस्टैंड किया कि वो जो सोशल लेवल पे होती है वो क्रिमिनलिटी होती है। क्राइम जो लॉ के अगेंस्ट हो वो क्राइम होता है। और क्रिमिनल बिहेवियर अब हम अंडरस्टैंड करें क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। क्रिमिनल बिहेवियर रेफर टू कंडक्ट एंड एक्शन ऑफ इफेंडर। जो एक्शन ऑफ इफेंडर है या कंडक्ट है, उसे हम क्रिमिनल बिहेवियर। कोई भी क्राइम जो है ना, वो क्रिमिनल है, वो कुछ क्राइम करने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं कि इसका कौन सा बिहेवियर था, इसने कौन सा अपना बिहेवियर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडविन एच सुदरलैंड, क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न नॉट इनहेरिटेड। ये सुदरलैंड जो है ये कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है ना, वो लर्न किया जाता है, वो इनहेरिट नहीं होता, बायोलॉजिकल नहीं होता। ये आगे जाके हम थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर आपको बड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा एक्चुअली में ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्राइम वर्सेस क्रिमिनलिटी वर्सेस क्रिमिनल बिहेवियर। एक्चुअली में ये चीज़ें क्या है? क्राइम क्यों है जो है इंडिविजुअल इलीगल एक्ट, क्रिमिनलिटी पैटर्न लेवल ऑफ क्राइम, और क्रिमिनल बिहेवियर इफेंडर कंडक्ट। तो इस टेबल मैंने आपको बताया था कि पहले चैप्टर में ये तीन चीज़ें हैं। तो तीनों चीज़ों का हमने ओवरव्यू ले लिया कि तीनों चीज़ें कौन सी हैं। अब क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना की बात की जाए तो क्राइम कैन एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। क्राइम रिफ्लेक्ट सोशल कंडीशंस, नॉट ओनली इंडिविजुअल इवल। अकॉर्डिंग टू एमिल डुक्रेम, क्राइम इज नॉर्मल इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्राइम जो है वो नॉर्मल होता है। इंपॉर्टेंट्स अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो क्राइम रेट्स आर हायर इन अर्बन एरियाज दैन रूरल एरियाज। रूरल एरिया के बजाय जो अर्बन एरियाज हैं उनमें हम देखते हैं कि क्राइम जो है ना ज़्यादा जो पाए जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज फेस मोर स्ट्रीट क्राइम्स। जो डेवलपिंग जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्यों क्राइम है? क्योंकि उधर लॉ एंड एनफोर्समेंट बड़ी कम है। उसके अलावा उधर डिजिटल इतने जो है ना टूल नहीं है कि क्राइम को इजीली पकड़ा जा सके, या उसके अलावा पॉवर्टी या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्राइम क्रिएट करने के लिए, वो उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उधर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री फेस मोर वाइट कॉलर क्राइम। ये वाइट कॉलर क्राइम क्या है हम आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फार नो आप ये देख लें कि वाइट कॉलर क्राइम क्या है।
इकोनॉमिक स्ट्रेस इंक्रीज क्रिमिनल ट्रेंड्स। इकोनॉमिक, मैंने आपको पहले बात की कि जब बंदे के पास पैसा नहीं होगा, उसके पास भूख है, वो खाने के लिए उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो क्रिमिनल जो क्रिमिनल जितने भी एक्ट हैं वो करेगा। इसलिए हमसे कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रीट इंक्रीज क्रिमिनल ट्रेंड्स। अब एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो ये सारे 5 to 10 एमसीक्यूज़ मैंने एज ए एग्जांपल आपको ऐड कर दिए ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में ये कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उससे देख लेना कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। तो इस तरह जब जैसा मैंने आपको कहा था कि क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल बिहेवियर, आपको जब भी मैं पूछूं आपको ये 3 कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्राइम क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। क्रिमिनल बिहेवियर की एग्जांपल क्या है, क्रिमिनलिटी की एग्जांपल क्या है, क्राइम की एग्जांपल क्या है। क्राइम रेट पाकिस्तान में क्या है, क्रिमिनलिटी का रेट पाकिस्तान में क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से कौन कौन से इश्यूज जो है ना फेस करने पड़ रहे हैं, या क्यों कौन सी थ्योरीज हैं। थ्योरीज आगे जाके आप पढ़ेंगे, थ्योरीज जब आप इंप्लीमेंट करना सीख लेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं अपना जो है ना दूसरा चैप्टर जो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनोलॉजी। तो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनोलॉजी के लिए हम एक फॉर एग्जांपल सीएसएस एग्ज़ाम का हाल है, आप एग्ज़ाम का हाल के अंदर बैठे हैं, मैं जो है ना पेपर देखता हूँ और सोचता हूँ कि लॉ बनाता है क्या बताता है कि क्या गलत है। आपका कोई भी लॉ है कंट्री का, वो बताता है कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। क्रिमिनोलॉजी जो है ना ये बताती है क्यों गलत होता है। क्रिमिनोलॉजी सिर्फ ये फोकस नहीं करती कि उसने एक्ट गलत किया, उसने क्या क्या एक्ट किया, क्यों गलत किया, और कौन कौन से फैक्टर से जिन्होंने उसे इन्फ्लुएंस किया और उसने ये क्रिमिनल ये एक्ट जो है ना किरदार अदा किया। तो ये क्रिमिनल जो सारे फैक्टरों को अंडरस्टैंड करती है। कुछ चीज़ें सिर्फ एविडेंस होती हैं, कुछ क्राइम होती हैं। और सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस नहीं होती, इज्जत की भी सिक्योरिटी होती है, और भी सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्फ्लुएंस करती है। तो दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो उसमें पहली चीज़ आती है डेफिनेशन, एक हमने देखनी है। दूसरे नंबर पर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की एक्चुअली में मीनिंग क्या है और इसका क्या स्कोप है। पहली डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे क्रिमिनल एंड क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है। तीसरी चीज़ हमने ये देख ली, वो क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, चौथी चीज़ देख ली। उसके बाद डेविएंस, सिन, वाइस, एवर, नॉर्म्स, वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। इसमें 5 से 6 कंसेप्ट हैं दूसरे चैप्टर में। आपने ये 5 से 6 कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर बिठा लेने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दूसरे चैप्टर के अंदर डिफाइन हो रही हैं। तो उससे आपका एक माइंड बिल्ड हो जाएगा। जब भी मैं आपको पूछूं कि दूसरे चैप्टर में क्या है, आपके माइंड के अंदर सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट आ जाएं, तो वही पॉइंट आपने जाकर पेपर के अंदर मेंशन करने हैं। आपके माइंड के अंदर पॉइंट्स मेंशन हो, उसके बाद उसको खूबसूरत बनाना, उसके अंदर फैक्ट एंड फिगर ऐड करना, उसके बाद आपको अपना वो जो कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं उसके अंदर ऐड करना। वो तो आपने अपने अंदर, आपको अगर कंसेप्ट उसका क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप एनालिटिकल चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे ना। तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड लाजमी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 करके बताई हैं। जब भी आपसे पूछा जाए दूसरे चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें, आप इमीडिएटली बताएंगे ये चीज़ें दूसरे चैप्टर में मैंशन की हुई हैं। तो दूसरे चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड सोसाइटी रिएक्शन टू क्राइम। तो ये क्या चीज़ होती है। हम मोस्टली देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है ना, अगर पाकिस्तान लेवल के बात की जाए तो क्राइम होगा, ठीक है, इसको सजा दी गई, बस ठीक है। लेकिन वो उसकी साइंटिफिक स्टडी क्राइम उसने एक्चुअली में किया क्यों, क्रिमिनल कौन कौन से हैं। अगर उसको हम जेल में भेजें तो जेल में भेजने के बाद वो ठीक होकर बाहर निकलेगा या और ज़्यादा खौफनाक क्रिमिनल बन के निकलेगा। और क्रिमिनल उसका बिहेवियर क्यों है, उसने कौन से उस फैक्टर थे जिसको इन्फ्लुएंस जो है ना उसको किया और उसने वो क्रिमिनल किरदार अदा किया। और जो सोसाइटी है, जब वो जेल से बाहर आता है बंदा, तो सोसाइटी एक जो क्रिमिनल है उसको किस तरह देखती है। फॉर एग्जांपल गलती से कोई उसको हो गया हो या वन टाइम उसने कोई एक्ट हो गया हो, तो हमारी सोसाइटी तो उससे जॉब देना नहीं चाहती। वो सोसाइटी तो कहती है कि इसको बस किसी तरह मार डालो, ये क्राइम इसने कर दिया, इसका सोसाइटी में रहने का तल्लक ही कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को क्रिमिनोलॉजी डील करती है। क्रिमिनोलॉजी अंडरस्टैंड करती है कि क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस हुए और उसकी वजह से क्राइम क्रिएट हुआ। अकॉर्डिंग टू एडवन एच सुदरलैंड इन 1939 में ये कहते हैं क्रिमिनोलॉजी स्टडीज क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग एंड रिएक्शन टू क्राइम। एमसीक्यू से देख लें कि साइंटिफिक स्टडीज की फ्रेज, मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो पहला हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन देख ली। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी की एक्चुअली मीनिंग क्या है। क्रिमिनोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी क्या क्या मकसद है, क्रिमिनोलॉजी एक डिफरेंट बहुत सारे डोमेन से जो है ना ड्राफ्ट की गई है। हमारे माइंड में क्रिमिनोलॉजी पढ़ने से पहले यही आता है कि क्राइम जो है ना, एक बंदे ने क्राइम कर दिया, उसको जेल में भेज दिया, डेट सीट काम खत्म।
लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें नहीं है। क्रिमिनोलॉजी यही चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए क्रिमिनोलॉजी का कंसेप्ट आता है। इट ड्रा फ्रॉम सोशियोलॉजी, यानी कि सोशल फैक्टर कौन कौन से थे, किन फैक्टर को उसने इन्फ्लुएंस किया, वो जब बाहर आएगा उसके बाद सोशल लाइफ उसकी कैसी हो जाएगी। साइकोलॉजी, क्या चीज़ें उसके माइंड के अंदर आई कि उसने जो है ना वो क्रिमिनल एक्ट क्रिएट किया। लॉ, जो लॉ से हमारी चीज़ें आती हैं कि इसने क्या क्राइम किया, उससे कौन सा सज़ा मिलती है और इसको कैसे जो है ना रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर को उसको इन्फ्लुएंस किया जिसकी वजह से वो इसकी तरफ आया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जे ई कॉन्कलिंग कहते हैं क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लेन्स क्राइम थ्रू सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब अगर स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए कि क्रिमिनोलॉजी का कितना स्कोप है। क्रिमिनोलॉजी कवर स्टडी ऑफ क्राइम, एक्चुअली में क्राइम क्या है, स्टडी ऑफ क्रिमिनल, जिसने क्राइम किया यानी क्रिमिनल उसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, जो हम तीनों चीज़ें ऊपर पढ़ के हैं, क्राइम, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल बिहेवियर। अच्छा, क्रिमिनल बिहेवियर को भी वो स्टडी कर देती है। क्रिमिनल लॉ, लॉ मेकिंग। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनोलॉजी का जस्टिस सिस्टम कैसा है। उसके बाद पेनोलॉजी, पनिशमेंट कौन सी है। और विक्टिमोलॉजी, विक्टिम का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। क्रिमिनोलॉजी का स्कोप ये है, क्रिमिनोलॉजी इन सारी डोमेन्स को, सारी चीज़ों को कवर करती होती है। तो पेनोलॉजी क्या होती है, पनिशमेंट होती है। विक्टिमोलॉजी, विक्टिम्स नॉट ऑफेंडर्स। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देख लें, मोस्टली सम टाइम में एमसीक्यूज में चीज़ें पूछता होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, इसमें क्या फ़र्क है। अगर क्रिमिनल लॉ की बात की जाए, क्रिमिनल लॉ डिफाइंस क्राइम एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ क्राइम को भी डिफाइन करता है और जो पनिशमेंट है ना वो भी प्रिस्क्राइब करता है कि लॉ ने तो डील कर लेना, इस बंदे ने क्राइम किया, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है ना 302 लगी, इसने कत्ल कर दिया, 302 लगाओ, उसको जेल में भेज दो। ये तो क्रिमिनल लॉ ने हमें बता दिया, लेकिन क्रिमिनोलॉजी का रोल कहाँ है। क्रिमिनोलॉजी क्या बताती है, क्रिमिनोलॉजी बताती एक्सप्लेन्स काजेस, पैटर्न्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। काजेस कौन सी थी, पैटर्न कौन सी थी और कैसे उन क्राइम से हमें बचाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सीजर बकैरिया 1764, ये कहते हैं कि लॉ शुड डिटर क्राइम थ्रू सर्टेनिटी नॉट क्रुएल्टी। एग्जाम लाइन क्या है, लॉ आंसर व्हाट अ क्राइम, क्रिमिनोलॉजी आंसर व्हाई क्राइम अकर। एक्चुअली में क्राइम अकर क्यों हुआ था। क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, क्राइम और क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ में हमने फर्क देख लिया। उसके बाद जाते हैं क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम। क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम क्यों है, कौन से उसको क्यों उसे सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम की बात की जाए, क्राइम बिकम अ सोशल व्हेन इट इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन। जब वो एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है फिर वो सोशल स्टार्ट हो जाता है। थ्रेटन सोशल ऑर्डर, क्रिएट फियर और इनसिक्योरिटी। जब वो इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है, एक पूरी सोसाइटी डरना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये एक जो है ना सोशल प्रॉब्लम क्राइम बन चुका है। अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, इस वजह से सीसीडी का कंसेप्ट आया कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खौफनाक हुए हैं, इसलिए सबकी लिस्टें बनाए और जो ज़्यादा क्रिमिनल है उनको मार ही डालो। अकॉर्डिंग टू इमल डोक्रेम, इसके बाद कहते हैं क्राइम एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी एंड रिफ्लेक्ट सोशल कंडीशंस। फैक्ट क्या है, अर्बन क्राइम इज़ हायर ड्यू टू इनइक्वालिटी एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अर्बन एरिया में क्राइम हाई है क्योंकि जो फॉर एग्जांपल अर्बन सिटी लाइफ है, क्या क्यों ये ज़्यादा है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, वो ऐसे मतलब जो है ना शशके वाली लाइफ जी रहे हैं। जो मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास से भी नीचे वाले हैं, वो देखते हैं कि हमारी लाइफ तो बड़ी पुअर क्लास है, तो वो जो जब वो देखते हैं कि लोग इस तरह जी रहे हैं, हम बड़ा पुअर क्लास है, तो उनको फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं क्यों ना हम उस तरह की लाइफ गुजारें। वो फैक्टर जो उनको इन्फ्लुएंस किया है, इसकी वजह से वो क्रिमिनल्स की एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे बात जाती है, जब इनइक्वालिटी क्रिएट होती है तो क्राइम भी ज़्यादा होता है। जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई चीज़ सोशली गेट नहीं होती, फॉर एग्जांपल जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, एक चीज़ लॉ में है सबके लिए इक्वल है, लेकिन एक तबका क्लास आता है वो कि वो एक लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसा कि पाकिस्तान में चलता है कि रिश्वत दे के, या जो बिगर क्लास हैं उनको उन्होंने पोस्ट दे दी, जो निचले क्लास वाले हैं वो उधर के उधर रह गए, तो वो कहते हैं कि हम क्यों ऐसे रहें, वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो उसने बात की थी कि सोशल प्रॉब्लम्स में डेविएंस, सीन, वॉइस, इवल, नॉर्म्स, वैल्यूज़ ये कैसी हैं। आपने ना स्टूडेंट इन चीज़ों को देख के ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसको हम कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का एक प्रॉपर टेबल होता है कि हम इसको कैसे जो है ना याद कर सकते हैं। तो इसकी ना हम नंबरिंग देखेंगे कि पहले आपने कौन सी चीज़ करनी है, दूसरे नंबर पे आपने कौन सी चीज़ करनी है, तीसरे नंबर पे आपने कौन सी चीज़ करनी है। तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या क्या हैं और इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्म्स की
ये ना चीज़ें इंटरलिंक है। मैं आपको एक इसको रिमेंबर करने की ट्रिक बता दूंगा कि आपने इसको कैसे रिमेंबर करना है। अगर डेविएंस की स्टूडेंट बात की जाए तो डेविएंस मीन्स वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। डेविएंस में और मे नॉट बी क्राइम। ये क्राइम हो भी सकता है, क्राइम हो नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड बिकर 1963 ये कहते हैं कि डेविएंस इज क्रिएटेड बाय सोशल रिएक्शन एंड लेबलिंग। ये सोशल रिएक्शन और लेबलिंग के जरिए की जाती है। एग्जांपल किया गया चीटिंग इन एग्जाम, ये डेविएंस है। इफ़ पनिश बाय लॉ ये क्राइम बन जाएगी। अगर टीचर ने छोड़ दिया तो ये क्राइम नहीं है, ये पहले ही उसने बताया कि ये क्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम कहते हैं डेविएंस। उसके बाद बात आ जाती है कि सीन की। सीन एक्चुअली में क्या है? सीन मोस्टली रेफर टू रिलीजियस रॉन्ग डूइंग। सीन इज डिफाइंड बाय रिलीजियस नॉट लॉ। ये रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में जो नॉन मुस्लिम है वो जो है ना फास्टिंग खाना खा रहे हैं, तो हम उसको कह दें जा कहना शुरू करें तो मैंने पता ये लॉ के अगेंस्ट है, ये वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुसलमान है, मुसलमान सामने खा रहा है, तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रॉन्गफुल है। लेकिन अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्गफुल नहीं है। अगर लॉ उस कंट्री में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अगर इम्प्लीमेंटेड है तो फिर रॉन्गफुल है। एग्जाम्पल मिसिंग प्रेयर, जैसे कि नमाज नहीं पढ़ी, मोस्टली आप लोग नहीं नमाज पढ़ते, तो कहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ कि इस बंदे ने अगर नमाज नहीं पढ़ी तो उठा के जेल के अंदर फेंक दिया जाए, तो उसे कहते हैं सीन। नॉट अ क्राइम अंडर पाकिस्तान लॉ। एमसीक्यू स्टेप, सिन नॉट इज इक्वल टू क्राइम, ये क्राइम के बराबर नहीं होता, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं वाइस की। वाइस रेफर टू हैबिचुअल इमोरल प्रैक्टिसेस। एक बंदे की एक रूटीन ही बन चुकी हुई है। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग होगी, ड्रंक हो गया, एक बंदा है वो गैम्बलिंग कर रहा है, उसकी रूटीन बन चुकी हुई है। शराब पी रहा है, शराबी है, उसकी जो है ना रूटीन बन चुकी हुई है, इस वजह से इसे वाइस कहा जाता है। वाइस में भी लीगल बट सोशली हार्मफुल। ये लीगल तो हो सकता है बट सोशली हार्मफुल है। अकॉर्डिंग टू एडवन सुदरलैंड ये कहते हैं कि गैम्बलिंग, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म इज इक्वल टू वाइसेस। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वो उसे वाइस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गैम्बलिंग लीगल इन सम कंट्रीज बट स्टिल अ वाइस। अच्छा जी, अगर ईवल की बात की जाए तो ईवल रेफर टू एक्सट्रीम एंड इंटरनेशनल लेवल हार्म। फॉर एग्जांपल टेररिज्म की बात की जाए तो टेररिज्म को हम कहते हैं कि ईवल आई। ईवल आई से ही आपको आइडिया हो जाएगा ये बड़ा खौफनाक किस्म का, जब ईवल किसी चीज़ को एवल कह दिया तो मतलब ये जो है ना बड़ा खौफनाक चीज़ किस्म की है। उधर से आप ये गैस करके चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठा सकते हैं कि ईवल रेफर टू एक्सट्रीम एंड इंटेंशनल हार्म गोज बिहाइंड ऑर्डिनरी क्राइम। एग्जाम्पल टेररिज्म, जीनोसाइड। ऑल इवल्स एक्ट आर क्राइम बट नॉट ऑल क्राइम आर इवल। सारे जो क्राइम है इवल हैं वो क्राइम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सारे क्राइम जो है ना वो एवल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग की हमने ऊपर बात की है तो वो इवल तो नहीं होगा। उसके बाद नॉर्म्स की बात की जाए, नॉर्म्स आर रूल्स ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी। दे रेगुलेट सोशल कंडक्ट। ये सोशल कंडक्ट रेगुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मेंटेन सोशल ऑर्डर। ट्राइब्स इसकी क्या है? फोकवेज, वीक नॉर्म्स, मोर स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स, और लास्ट फॉर्मल नॉर्म्स। उसके बाद अगर हम वैल्यूज़ की बात की जाए तो वैल्यूज़ आर शेयर आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, शेयर्ड वैल्यू है। वैल्यूज़ गाइड फॉर्मेशन ऑफ नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू साइकिल क्लाइड क्लोकहोन। वैल्यूज़ रिप्रेजेंट व्हाट सोसाइटी कंसीडर डिज़ायरेबल। अच्छा, अगर सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मैं रिवीजन की जो है ना चीट शीट बता देता हूँ कि आपने ये सीन, वॉइस, इवल, नॉर्म्स, वैल्यू, इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर कैसे करना है। तो लास्ट टाइम जब मैंने ये अपनी बनाई थी ना, प्रिपरेशन की थी, तो मैंने उसका ना कुछ जो है ना एक टेबल बना लिया था कि इसको याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर पर नॉर्म आती है। नॉर्म क्या आती है? एवरी डे का रूल। ब्रेकिंग दैम इज ओड बट नॉट इलीगल। एवरी डे का रूल क्या है कि आपने बड़ों का अदब करना है, इनको तोड़ना जो है ना, ये जो है ना इलीगल तो नहीं है, लेकिन और लगता है ना कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की, उनको सलाम नहीं दिया, उनका जो है ना एहतराम नहीं किया। नॉर्म सबसे पहले नंबर पे आपने लिख लेना नॉर्म। नॉर्म के बाद दूसरे नंबर पे स्टूडेंट आपने करना है डेविएंस। स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर, नॉट इलीगल बट अगेंस्ट नॉर्म। दूसरे नंबर पे आपने रखना है डेविएंस। जैसा कि किसी ने एक अजीब किस्म के कपड़े पहन के जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको कहते हैं डेविएंस। जो दूसरा है वो डेविएंस आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है? तीसरे नंबर पे सिन आ जाएगा। ये आ जाएगा रिलीजियस, रॉन्ग, बैड इन द आई ऑफ फेथ। अब ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि क्राइम की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन कुछ सोशली, कुछ मोरली जो है ना इम्पैक्ट हो रही हैं। ये 3 लेवल तक आपने याद कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने याद किया है कि सीन। अब चौथे नंबर की बात की जाए, चौथे नंबर पे वाइस आता है, हार्मफुल पर्सनल हैबिचुअल एक्ट। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, थेफ्ट।
ये इसने किसी बंदे ने क्राइम एक्ट किया। चौथे नंबर को हम वाइस कहते हैं, गैम्बलिंग की है, या पाकिस्तान में जैसे गैम्बलिंग जो है ना इलीगल है। उसके बाद किसी बंदे ने शराब पी हुई है, ये भी इलीगल है, तो वो जो है ना एज अ क्राइम कंसिडर किया जाता है। तो चौथे नंबर पे जो आपने याद किया वाइस, ये क्राइम है। अगर पाँचवें नंबर की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पे क्राइम हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रहे हैं पहले, जो है ना क्राइम एक्चुअली में क्या होता है कि ब्रेकिंग द लॉ जो है ना वो क्राइम है। अब छवें नंबर पे ईवल, जो कि एक्सट्रीमिज्म है, जैसा कि टेररिज्म है, इस तरह की चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो ईवल हमने एंड पे कर दिया। तो इस तरह आप एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, तीसरे पे कौन सी आती है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा तो आपको इजीली ये रिमेंबर करना इजी होगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर बात की जाए सिक्योरिटी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, सिक्योरिटी का क्या मतलब है? तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो सिक्योरिटी सिर्फ जो है पुलिस हमें प्रोटेक्ट कर रही है, यही सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी के बहुत सारी इकसाम है। फॉर एग्जांपल कैसे? फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो है ना सिक्योरिटी, जो कि हमारी इसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड फिजिकल हार्म, अगर फिजिकल हार्म से हमें प्रोटेक्शन, वायलेंस जैसे पुलिस जो है ना प्रोटेक्ट हमें कर रही है, तो वो फिजिकल सिक्योरिटी होगी। सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी? पॉवर्टी, इलनेस, एक्सक्लूजन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, वो भी बस नाम का ही फोकस किया जाता है, उसके अलावा किसी चीज़ को सिक्योरिटी में कंसिडर नहीं किया जाता। सोशल सिक्योरिटी भी तो एक चीज़ है ना, पॉवर्टी है, इलनेस है, एक्सक्लूजन है। अब पॉवर्टी है वो सोशल सिक्योरिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट की वजह से वो क्राइम की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्रिमिनोलॉजी, इसी का नाम क्रिमिनोलॉजी है। हमने सिर्फ क्रिमिनल ने कोई एक्ट किया, उसको जेल के अंदर डाल दिया, खत्म। लेकिन क्रिमिनोलॉजी लर्न कर दिया एक्चुअली में वो क्यों किया, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? गवर्नमेंट का कसूर था। गवर्नमेंट का क्यों कसूर क्यों था? उनके बजट उन्होंने क्यों नहीं एलोकेशन, बजट इसलिए एलोकेशन नहीं की कि 50% बजट वो डेप्ट सर्विसेज में चला जाता है, जो रिमेनिंग 50% से पूरे मुल्क को, कंट्री को चलाना होता है। इसलिए उनके पास इतने खर्चे ही नहीं बचते कि वो इन चीज़ों के ऊपर लगा सकें। उसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो स्टेबल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अब क्या कह सकते हैं, लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो ये आपके पास एमसीक्यूज हैं जो मैं मतलब शेयर कर दूंगा आपके साथ। बाकी सारी वन लाइनर है, जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, ताकि आप एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के आए हैं। क्रिमिनोलॉजी है, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद सीन, इवल, डेविएंस, सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं। इसी तरह आप तीसरे चैप्टर की तरफ मूव करें तो तीसरे चैप्टर में कंसेप्ट आते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के लिए सबसे पहले देखते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओकेजनल क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो ये तीन हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्रिमिनल्स की कैटेगरीज हैं, क्रिमिनल्स के टाइप्स हैं। उसके बाद वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉरपोरेट क्राइम। उसके बाद तीन चीज़ें जो है ना वो क्राइम से रिलेटेड हैं। सो इधर से हमें अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि तीसरा चैप्टर जो है वो डील करता है, उसमें तीन हमारी क्रिमिनल्स की टाइप आएंगी, तीन हमारी क्राइम्स की टाइप आएंगी। हम क्राइम को भी पढ़ देते हैं, क्राइम की टाइप्स को पढ़ देते हैं, क्रिमिनल को पढ़ देते हैं, क्रिमिनल की टाइप्स को पढ़ देते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर इनफ है, कंप्लीट है। तो आइए देखते हैं कि तीसरे चैप्टर में कौन कौन सी हैं। एक बंदा गलती से चोरी करे, वो ओकेजनल क्राइम है, क्योंकि गलती से कर लिया है, या उसे भूख लगी थी, उसके पास पैसे नहीं थी, कभी उसकी रेगुलर रूटीन नहीं है, सिर्फ एक इस वजह से उसने की, वो ओकेजनल क्राइम। हमारा जो है ना सबसे पहले नंबर वाला ओकेजनल क्राइम क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रोज़ रोज़ चोरी करे, हैबिचुअल क्राइम, उसकी हैबिट बन चुकी है। जैसे हमने कहा था कि ड्रंक यानी कि किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई है, गैम्बलिंग की आदत पड़ गई हुई है, तो वो तो एक हैबिट उसकी है ना, हैबिचुअल क्राइम में आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाती है प्लानिंग और स्किल्स से चोरी करे, जो एक पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की जाए, उसे हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कह देंगे। तो इस तरह ये क्रिमिनल की तीन टाइप जो हमारे इसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है वो हमारी कंप्लीट होती हैं। ओकेजनल क्राइम कौन से हैं, हैबिचुअल क्राइम कौन से हैं, प्रोफेशनल क्राइम कौन से हैं। तीन क्राइम्स हमारे क्राइम्स की क्रिमिनल्स की टाइप हमारी होगी। अब हम क्राइम देखते हैं, क्राइम की हमारी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सूट बूट पहन के जो फ्रॉड करते हैं वाइट कॉलर क्राइम। फॉर एग्जांपल जो जितने भी ये बड़े हमारे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन है, लीडर हैं, या जितने बिजनेसमैन हैं, वो बड़े सूट बूट में रहते हैं, लेकिन वो इस तरह क्राइम क्रिएट करते हैं जिसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। अब कौन कौन से क्राइम है वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्रुप बनाकर ड्रग या किडनैपिंग करें, उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कराते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं है,
या और ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग होनी है, तो एक पूरा उनका नेटवर्क होगा ना कि यहाँ से हमने ऐसे अटैक करना है, इधर से चीज़ें इधर जाएंगी, उसके बाद इधर से हमारे बंदे इधर आके ऐड होंगे। एक पूरा ऑर्गेनाइज करके किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। या कोई चोरी डकैती वगैरह होनी है तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगी। कंपनी मिलकर अगर नुकसान पहुंचाए तो उसे हम कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं। अब वन बाय वन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है तो आपको पता हो इसमें क्राइम की टाइप्स होंगी, क्रिमिनल की टाइप होंगे, क्राइम की भी 3 टाइप्स हैं, क्रिमिनल की भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन की टाइप्स हैं वो हम आगे जाकर देखते हैं। अगर क्राइम की बात की जाए, क्राइम इज एन एक्ट पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल फोकस ऑन इलीगल एक्ट नॉट द एक्टर। अब क्रिमिनल कौन से हैं? अ क्रिमिनल इज अ पर्सन हु कमिट क्राइम, जिसने क्राइम किया है। क्रिमिनोलॉजी स्टडीज टाइप ऑफ क्रिमिनल्स नॉट जस्ट पनिशमेंट। अच्छा जी, ओकेजनल क्राइम कौन से? ओकेजनल क्राइम कमिट क्राइम बाय चांस और प्रेशर, किसी को प्रेशर की वजह से उन्होंने किया हो क्राइम, या बाय चांस हो गया हो। क्राइम इज नॉट हैबिचुअल, ये हैबिचुअल नहीं होता। इसके में सीजर लम्ब्रोसो जो है ना वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कॉल दैम क्रिमिनोलिटीज, वो उसको कॉल करते हैं। इजी एग्जांपल क्या है? अ पुअर मैन स्टील फूड वंस ड्यू टू हंगर। हैबिचुअल क्राइम जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, हैबिचुअल क्राइम कमिट वेयर रिपीटेडली, बार बार उनकी आदत बनी हुई है। क्राइम बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है। जैसे कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्राइम को ना अपनी एक आदत और रूटीन बना ली है कि हमने अगर पैसे कमाने हैं तो हमने क्राइम करके, चोरी करके, डकैती करके कमाने हैं। उनकी पूरी एक रूटीन, ऐसे कहते हैं हैबिचुअल क्राइम। प्रोफेशनल क्राइम्स की बात की जाए तो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ट्रीट क्राइम एज अ कैरियर, वो कैरियर बना लेते हैं। जो वो प्लान करते हैं, स्किल्ड हैं, सिस्टमेटिक है, उनका एक पूरा नेटवर्क है, उनकी पूरी एक साइकोलॉजी है, कैसे हमने क्राइम करना है, कहाँ कहाँ से रिएक्ट करेंगे, उसके बाद कैसी चेन बनेगी, और कब हमने किस किस लेवल तक हमने क्राइम करना है, तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल लेवल के क्राइम्स। फॉर एग्जांपल साइबर फ्रॉड, रनिंग ऑनलाइन स्कैम्स फुल टाइम। उसके बाद वाइट कॉलर का मैंने कहा, वाइट कॉलर अब क्रिमिनल्स की हमने टाइप पढ़ दी, अब क्राइम की टाइप्स पढ़ते हैं। वाइट कॉलर क्राइम इज कमिटेड बाय हाई स्टेटस पर्सन, जिनका स्टेटस बड़ा है, या उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी ने अपने पैसे बचाने हैं बैंक से, किसी ने टैक्स अपना माफ़ करवाना, तो टैक्स से बचने के लिए उसने कोई क्राइम जो है ना क्रिएट किया, उसे कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। अकर ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, या कोई एक बंदा के पास कोई जॉब है, प्रोफेशन है, तो कोई उसके पास आया तो उसने उससे जो है ना रिश्वत लेके कोई क्राइम क्रिएट कर दिया, वाइट कॉलर क्राइम है, उसको पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, ना उसकी कोई। एग्जाम्पल कौन सी है? बैंक फ्रॉड, फेक हाउसिंग स्कीम्स, कारपोरेट ब्राइबरी। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या आता है? ऑर्गेनाइज क्राइम इज कमिटेड बाय अ स्ट्रक्चर ग्रुप, एक पूरा प्रॉपर ग्रुप बना होता है जो कि क्राइम क्रिएट करता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर उसके बाद एम्स एट अ प्रॉफिट एंड पावर, उनका मकसद होता है पावर और प्रॉफिट। टोलन सीरीजी की बुक है, वो आप देख लें रेफरेंस के लिए, उससे जाकर अपने अपने उठा लेना। इजी एग्जांपल की बात की जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, किडनैपिंग गैंग्स और ह्यूमन स्मगलिंग, इसे हम कहेंगे जो फॉल करती है ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। उसके बाद कारपोरेट क्राइम की बात की जाए, कारपोरेट क्राइम इज कमिटेड बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के जरिए क्रिएट किए जाते हैं, जिसे हम कारपोरेट क्राइम कहते हैं। क्राइम बेनिफिट द कारपोरेशन नॉट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं देते, वो पूरी कॉरपोरेशन को जो है ना फ़ायदा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो एक पूरी इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को, और वो क्राइम किए जा रहे हैं, उसको कहते हैं कारपोरेट क्राइम। उसके बाद फेक मेडिसिन हैं, टैक्स एविजन बाय फिल्म्स, टैक्स बचाना जा रहे हैं, उसे भी हम ये कह सकते हैं। इसी तरह ये तीनों की जो है ना टाइप्स, जो क्रिमिनल की टाइप हैं उनका डिफरेंस है, और जो क्राइम की टाइप्स हैं उनका डिफरेंस है, क्योंकि ये क्रिएट हुए हैं, और ये आपके एमसीक्यूज हैं। इस तरह हमारा तीसरा चैप्टर जो है ना कवर होता है। अब चौथे चैप्टर सेक्शन 1 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए, जो इवन क्रिमिनोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसको चौथा चैप्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो थ्योरीज हैं जो पूरी आपकी क्रिमिनोलॉजी के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएं, और अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए तो आप इसीलिए इसको जो है ना हैंडल कर सकें कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। क्राइम एंड क्रिमिनलिटी थ्योरी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हम देखेंगे। अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अच्छा, उसके बाद सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डेविएंस एंड क्राइम। अच्छा, आपने ये जितनी थ्योरीज है ना, एक आपने ये थ्योरी याद करनी है, थ्योरी के बाद इसका ऑथर नेम याद करना है, कौन सा इसका थ्योरिस्ट था उसका नाम याद करना है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ,
ये देख लेना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी उसने कब इम्प्लीमेंट की थी और उसके बाद उसकी एग्जांपल, ये 5 चीज़ें एक एक के रिलेटेड देख लेना। आपका पूरे क्रिमिनोलॉजी के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प इसने देनी है, क्योंकि रेफरेंस जब आप ऐड करेंगे आपको बैकग्राउंड का पता होगा, आप उसका पूरा एक प्रॉपर रेफरेंस ऐड कर देंगे कि आपकी ही बुक में ये चीज़ें इस तरह मेंशन की हुई हैं, तो एग्जामिनर आपकी बात को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। तो ये फेल होने से बचाने वाला आप कह लें कि ये पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे कैसे है। लोग कहते हैं कि ये पैदाइशी बदमाश है, ये बच्चा हमारा बड़ा पैदाइशी बदमाश है, यानी कि इसका बायोलॉजिकल, तो उसे हम कहेंगे कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी का दिमाग जो है ना डिस्टर्ब रहता है, वो अकेला रह के हम कह देते हैं कि ये साइको बन गया हुआ है, तो उसे उसे हम वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल। उसके बाद मोहल्ला ही बिगड़ गया है पूरा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। पैसे का प्रेशर है, स्ट्रेन, यानी कि पैसा नहीं है तो जो प्रेशर बना स्ट्रेस हुई है उससे आप गैस कर लेंगे स्ट्रेन जो है ना प्रेशर की वजह से है। उसके बाद घर और स्कूल का जो है ना बंधन टूट जाए, घर वालों से आपका बंधन टूट गया, स्कूल से आपका, अब ये हो गया सोशल, आप सोशल है ही नहीं, सोशल कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद दोस्त चोरी सिखाए आपको, वो लर्न कर रहे हैं, लर्निंग थ्योरी। अब उसके बाद सोसाइटी चोर कह दे, उसे कहेंगे लेबलिंग, यानी कि सोसाइटी ने आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया कि भाई साहब आप चोर हो। तो आइए देखते हैं कि इनके सारे थ्योरिस्ट कौन से थे, उनकी क्या कब कब उन्होंने ये थ्योरी दी और उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर की बात की जाए तो अर्ली थ्योरीज ट्राई टू एक्सप्लेन क्राइम थ्रू इंडिविजुअल डिफेक्ट्स। वो कहते थे कि ये इंडिविजुअल डिफेक्ट है, लेकिन टाइम बाय टाइम लोगों को पता चला कि इंडिविजुअल नहीं है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट भी तो उसका शिकार है। तो क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल ही तो क्राइम नहीं ना क्रिएट करते हैं, जब एक इंडिविजुअल करता है तो इंडिविजुअल से पूरी सोसाइटी या उसका पूरा इन्वायरमेंट में जितने वो लर्न करते हैं, लर्न करके वो भी कमिट क्राइम करते हैं। इसी तरह वन बाय वन सारे थ्योरिस्ट आते रहे और उन्होंने आके अपने अपने बयान छोड़ते रहे, जो कि आज हम पढ़ने लगे हैं अभी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर बात की जाए तो बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। इसका जो मेन लीडर है या हेड है ना, वो सीजर लिम्ब्रोसो को माना जाता है। को क्यों माना जाता है? क्योंकि ये फोकस करते थे जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल एंड फिजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिजिकल फैक्टर ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, कि एक बंदा दिखता कैसे है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है, उसकी आंखें बड़ी मोटी सी हैं, उसका लंबा सा जो है ना मुंह, और दिखने में ही खौफनाक लग रहा है, तो उसको देख के ही हमने क्रिमिनल बना दिया कि ये क्रिमिनल ही होगा। तो ये ही थी बायोलॉजिकल थ्योरी जो कि सीजर लिम्ब्रोसो की थी, जो कि इन्होंने 1876 में दी थी। 1876 स्टूडेंट बड़ा याद रखना है, बायोलॉजिकल से याद कर रखना है कि बायोलॉजिकल की जिस तरह की उसकी शक्ल होगी उससे ही आपने उसको कह देना कि ये थ्योरी वहाँ से उसने अमेंडमेंट कर ली थी। फादर ऑफ पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी इनको कहा जाता है। इन्होंने प्रपोज किया था कि बोर्न क्रिमिनल, इन्होंने कहा क्रिमिनल पैदा ही क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल देख के ही पता चल जाता है क्रिमिनल है। तो वो जो जैसे ही बंदा पैदा होता है वो क्रिमिनल, यानी कि टोटली रॉन्ग। जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल है? उस और भी बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म यही है, कैन नॉट एक्सप्लेन वाइट कलर क्राइम नॉट सिग्निफिकेंटली प्रूवन, कि जो सारे जो है ना साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं किया कि कैसे जो है ना सारे जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर की वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो एग्जाम्पल सिलेबस के अंदर हमारा आता है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी को देखते हैं कि साइकोलॉजी से साइकी, आपने समझ लेना है कि साइको हो गया बंदा, तो उसकी कौन सी थ्योरी है? वो दी जी सिगमंड फ्रेड ने 1856 से 1939 का उनका दौर चला है, और उन्होंने प्रपोज की अर्ली 1900s में। अब उनकी ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं थी, 19 सेंचुरी में थी, तो उसकी जो बुक है वो थी साइकोएनालिटिक थ्योरी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्राइम अकर व्हेन सुपर ईगो इज वीक। फॉर एग्जांपल कैसे? इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट करती है पर्सनैलिटी ट्रेट, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो अकेला रहना शुरू कर दिया बचपन से ही वो अकेला रह रहा है कि उसके माइंड के अंदर चलता आ रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, या उसकी मेंटल हेल्थ बड़ी अजीब सी हो गई है, या वो हम कह सकते हैं कि शुरू से ही एक अपनी साइकी के अंदर आप डिफरेंट क्रिमिनल देखते हैं कि जो उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, तो उसे हम कह देते हैं कि ये साइकोलॉजिकल साइको बंदा है। तो साइकोलॉजी थ्योरी जो है ना वो सिगमंड फ्रेड ने दी थी, कि जिसका सुपर ईगो बड़ा वीक होगा और आईडी डोमिनेट बिहेवियर करती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? ये इसने इग्नोर कर दिया, सोशल इकोनॉमिक्स सारे फैक्टर इग्नोर कर दिए। इसने कहा कि जो बंदा साइको है, जितने भी साइको है ना वो क्राइम कमिट करते हैं। अब जितने साइको हैं वो क्राइम थोड़ी कमिट करते हैं। इस तरह तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे साइको, हम कहेंगे कि ये बंदा साइको होगा, इसका मतलब है उसने क्राइम कमिट करना शुरू कर दिए होंगे। कुछ लोग कमिट करते हैं तो उसका वो 100% सबके पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कौन सी हैं? वो ये सारी थ्योरी हैं
थ्योरीज हैं, इनको हम देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ये क्लिफोर्ड शॉ 1895 से 1957 एंड हेनरी एमसी के 1899 से 1980s में, और ईयर कब इसने दी 1942। जैसा कि मैंने आपको कल पहले कहा था कि ईयर आपने लाजमी याद करना है, स्कूल कौन सा स्कूल नाम याद करने का नो इशू। व्हाट दे सेड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्राइम इज कास्ड बाय ब्रोकन नेबरहुड्स। फॉर एग्जांपल कैसे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा। जब एक आप सोशली लिंक है, सोशली किसके साथ लिंक है, आप अपने घर वालों के साथ लिंक है, आप अपने फ्रेंड के साथ लिंक है, आप अपने जो है ना रिलेटिव्स के साथ लिंक है, आप अपने स्कूल के साथ लिंक है, आप अपने कैरियर के साथ लिंक है, ये सारे फैक्टर आपके साथ अटैच हैं और आप इन सब के साथ लिंक हैं। तो इसका मतलब आप क्राइम कमिट नहीं करेंगे, आपने क्राइम कमिट किया तो ये पांचों जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, पांचों में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तो अपने नाम को बचाने के लिए आप क्राइम कमिट नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो अपने नाम को जिनकी ये पांचों चीज़ें ही नहीं है, तो वो तो इजीली कमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये लिंक ही नहीं है और वो सारा दिन अकेले रहते हैं, सोचते हैं, सोच के वो क्राइम कमिट कर देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा कि जो लोग सोशली बिल्कुल जो है ना डिसअटैच हो जाते हैं, वो मोस्टली कर सकते हैं कमिट क्राइम। क्यों कमिट करते हैं, पॉवर्टी की वजह से कर सकते हैं, माइग्रेशन की वजह से कर सकते हैं, या वीक इंस्टीट्यूशन, क्या उधर लॉ एंड इन्फोर्समेंट भी, जैसे कराची के अंदर लॉ एंड इन्फोर्समेंट माना जाता है कि बहुत वीक है, जिस वजह से क्राइम उधर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो है ना सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उन्होंने पेश की थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी स्ट्रेन थ्योरी। सो स्ट्रेन थ्योरी से आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, स्ट्रेन से आपने स्ट्रेस लेवल के दे देंगे। ये स्ट्रेस लेवल की थ्योरी है। ये किसने की थी, रॉबर्ट के मेल्टन ने, जो जिनकी 1910 से 2003 तक इनका कैरियर रहा, और ईयर काबिन होती 1938 में। बुक कौन थी सोशल स्ट्रक्चर एंड अनोमी। व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या कहा, सोसाइटी प्रमोट सक्सेस, लीगल मीन्स नॉट अवेलेबल स्ट्रेन क्राइम। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सोसाइटी प्रमोट करती है सक्सेस को। अब स्ट्रेन से आपने बात करनी है स्ट्रेस लेवल पे। जैसा आप सारे पास हुए हैं, सॉरी आप सारे जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसएस की, अब सोसाइटी उनको देखती है कि जो कामयाब हो रहे हैं, जो गाड़ियों में बड़ा मतलब शशके लगा रहे हैं, जो घूम रहे हैं कभी इधर उधर आगे पीछे, तो आप सारा पूरा साल प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करके आप जो है ना अटैम्प्ट देते हैं, अटैम्प्ट दे कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, जो पास होते हैं सोसाइटी उनको लेबल लगा देती है, ये वाले सक्सेसफुल है, ये फेलियर है। आप जब देखते हो कि हैं वो सक्सेसफुल हो गए, हाँ फेलियर रह गया, तो वो जो सोसाइटी जो ने सक्सेस को प्रमोट कर दिया और फेलियर को उन्होंने डिसएग्री कर दिया, ये नहीं कहते कि कोई नहीं आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। तो उससे हो सकता है कुछ बंदे जो है ना क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ हो जाए, कि अगर हमें इस तरह सक्सेस नहीं मिल रही, हमने बैंक लूटना है, बैंक लूट के, या हमने बिजनेसमैन बन जाना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, हमने फेक स्कीम्स निकालनी है, फेक स्कीम्स निकाल के सोसाइटीज बनानी है, लोगों को लूटना है, लूट के क्राइम कर देना है, वो स्ट्रेन थ्योरी के अंदर आ जाएगा, जो सोसाइटी प्रमोट सक्सेस की वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ कमिट क्राइम्स फ्रॉड्स। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो 9.9 अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% है। तो 9% आपके अनएम्प्लॉय है। जब इन अनएम्प्लॉय हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, जो उनके साथ स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे थे वो उनकी जॉब लगी हुई है, तो सोसाइटी उनको कह रही है तुम फेल क्यों रहा। अब उन्होंने किसी तरह तो सोसाइटी को चुप करवाना है कि हमारे पास भी गाड़ी है, बंगला है, तो वो क्राइम कमिट करेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रेन थ्योरी। होपफुली ये आपको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं है इसके अंदर। सोशल कंट्रोल थ्योरी, ट्रेवस हिर्ची साहब 1835 से 2017 तक कैरियर है उनका। ईयर कब इन्होंने की थी 1969 को। बुक कौन थी काजेज ऑफ डेलिंक्वेंसी। व्हाट ही सेड, पीपल कमिट क्राइम व्हेन सोशल बॉन्ड्स आर वीक। पीपल क्राइम ही उस वक्त की करते हैं जब उनके सोशल बॉन्ड वीक हो जाते हैं। कैसे, कौन कौन सी हैं, अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीव्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे अटैचमेंट, उसके पेरेंट्स, अपनी फैमिली, उसकी जो है सिस्टर एंड ब्रदर्स, अगर उसकी वाइफ है उसके साथ अटैचमेंट खत्म हुई, क्राइम कमिट कर दिया। उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर कैरियर नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है। अगर उसे पता है कि मैं जो है ना क्राइम कमिट किया, मुझे जेल हो जाएगी, मेरी सारी उम्र का जो है ना कैरियर के ऊपर एक दबा लग जाएगा, कैरियर के से डरते डरते वो क्राइम नहीं करेगा। लेकिन वो जब इन चीज़ों से दूर हो जाएगा वो क्राइम कमिट कर देगा। इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से उसने क्राइम कमिट कर दिया, या बिलीव उसका यकीन हो गया कि मुझे इस तरह से सक्सेस नहीं मिलनी, मैंने किसी और तरीके से लेनी है, तो वो क्राइम कमिट करेगा।
स्कूल ड्रॉप आउट विद नो फैमिली कंट्रोल ज्वाइंस क्राइम। फॉर एग्जांपल जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं, हम देखते हैं कि कराची लेवल पे या इस तरह के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं जो अंडर डेवलप हैं, या उस तरह के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, मोस्टली वो क्राइम के अंदर एडिक्ट हो जाते हैं। कैसे एडिक्ट हो जाते हैं? ड्रग्स के अंदर एडिक्ट हो जाते हैं, या और स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर एडिक्ट हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पे आ जाती है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में क्या होती है? लर्निंग नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज़ से लर्न कर रहा है। ये दी थी एडमंड सुदरलैंड, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और बहुत ज़्यादा ये नाम यूज़ होने वाला है, इसलिए अच्छी तरह आप इसको कर लेना। 1883 से 1950 तक कैरियर है इनका, और 1939 में अपने मरने से 11 साल पहले उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। वो क्या कहते हैं? क्राइम इज़ लर्न थ्रू इंटरेक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एक जो है ना, कैसे इंटरेक्शन से ला रहे हैं? आप मेरा ये लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना ऐसे ऐसे क्राइम जो है ना मैंने क्राइम किया था, आप भी ऐसे ऐसे क्राइम कर सकते हैं। तो एक आपने लर्न किया मेरे से, लर्न करके आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, इसे कहते हैं लर्निंग थ्योरी। जो आपने किसी से लर्न की, जैसे कि आप मैं इस एग्जांपल में आपको पूरी एक क्रिमिनोलॉजी या क्राइम के बता रहा हूँ कि इस तरह हम क्राइम कर सकते हैं, इस तरह मैंने किया था। तो आपकी एक अटैचमेंट बनी मेरे से, अटैचमेंट देख मान के आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप भी जाकर कमिट क्राइम करेंगे क्योंकि आपने मेरे से लर्न किया। उसके बाद पिक पॉकेट गैंग ट्रेन न्यू बॉयज़। फॉर एग्जांपल पिक पॉकेट गैंग्स हैं जो न्यू बॉयज़ को ट्रेन करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी नाम से ही पता चलता है कि सोसाइटी एक लेबल लगा देती है कि यार ये लेबल आपके ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये क्रिमिनल है। ये दी थी होवर्ड बेकर ने 1928 टू 23 तक कैरियर इनका रहा है। ईयर इनका गया था 1963 में। बुक आउटसाइडर ये कहते हैं कि सोसाइटी लेबल पीपल एज क्रिमिनल। या तो वो गरीब फैमिली से होगा, उसको क्रिमिनल कह देंगे, या उसने कोई ओकेजनल क्राइम कर दिया, एक दफ़ा उसने क्राइम कर दिया, सोसाइटी ने कह दिया वो हो ये तो है ही क्रिमिनल। तो मोस्टली क्राइम उधर से ही पैदा होते हैं। जब उसको पता चलेगा कि यार मैं क्रिमिनल हूँ, तो वो कहता है क्यों ना मैं क्रिमिनल एक्टिविटीज, अब मेरा नाम तो बदनाम जो होना था हो गया है, अब चलें जाकर सारी जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को बताते हैं क्राइम एक्चुअली में होता क्या है। तो वो चीज़ जो सोसाइटी ने लेबल करके लगा दी, उसे क्या हम कहते हैं कि लेबलिंग थ्योरी। इससे कैसे बचा जा सकता है कि जो क्राइम की वजह से बाद जो है ना आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे रिहेबिलिटेशन, ये सारा कुछ। तो कैसे जो क्रिमिनल हैं उनसे एक दफ़ा जिनसे ओकेजनल क्राइम हो गया उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और कैसे सोसाइटी उसके अंदर अपना एक रोल क्रिएट अदा कर सकती है। उसके बाद इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो क्राइम इज़ अ मोरल, लीगल एंड सोशल इशू। फोकस ऑन जस्टिस, डिटरेंस एंड रिफॉर्म्स। पनिशमेंट के टाइप इसके अंदर कौन कौन सी हैं? हदूद, क़ियास, नियत, तज़ीर, जो कि फिक्स्ड अमाउंट की जो है ना सज़ा है, जो फिक्स सज़ा बता दी हुई है कि इसने ये जुर्म किया इसको ये सज़ा देनी है, इसने ये जुर्म किया इसने ये सज़ा दी। इसका कौन सा अंदर से दिल से कौन सी आवाज़ आई थी, इसकी नीयत क्यों थी, इसने क्यों ये किरदार अदा किया। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ये सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्राइम क्या है या क्या नहीं है। उसके बाद ये कंपैरिजन टेबल है, ये अच्छी तरह आप देख लें कि कौन सी बायोलॉजिकल थ्योरी का थिंकर कौन सा है, उसने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया। उसके बाद ये दूसरा इंडिविजुअल और सोशल थ्योरीज के ऊपर पर्सपेक्टिव और आपके एमसीक्यूज हैं। इस तरह हमने अपना एक जो है ना पूरा सेक्शन वन है ना वो कर लिया। और सेक्शन वन में क्या क्या चीज़ें आई हैं? सबसे पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर था जिसमें क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल बिहेवियर, तीन चीज़ें आई। दूसरे नंबर पे आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी का चैप्टर आया जिसमें स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क में क्या है, क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, और कौन कौन सी वो सोशल टाइप्स हैं वो हमने देखी हैं। ये चार चीज़ें दूसरे चैप्टर में आई हैं। तीसरे चैप्टर की बात की जाए तो क्राइम एंड क्रिमिनल, क्राइम की तीन टाइप हमने देखी थी और क्रिमिनल की भी हमने तीन टाइप देखी थी। इधर चैप्टर 4 खत्म था, 3 खत्म था। और चैप्टर 4 की बात की जाए तो उसमें हमने डिफरेंट थ्योरी देखी। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे हमने बायोलॉजिकल थ्योरी देखी, दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज देखी, तीसरे नंबर पे हमने सोशियोलॉजिकल थ्योरी देखी। और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज देखी जो कि डिफरेंट इम्पैक्ट्स और मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो अपना रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह आपका ये पॉइंट अपने माइंड के अंदर रख लें, इंशाल्लाह आपका 25 मार्क्स का पेपर इजीली कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।